उनकी मृत्यु हो गई, पर उनकी आत्मा जिंदा है। ये उनका एक सपना था, एक अखंड, शांतिपूर्ण, खुशहाल भारत का, जात पात भेदभाव से दूर, जिससे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहें। उनकी अकाल मृत्यु से वे अपना काम अधूरा छोड़ गए। हमें इस काम को पूरा करना है। इस देश के शासन तंत्र ने इस संकट के समय में मुझ पर जो जवाबदेही रख दी है, मैं उसको आपके बल और सहयोग से पूरी करूंगा। 1 नोव्हेंबर 1984 पंतप्रधान राजीव गांधींनी देशाला संदेश दिला। 1984 साली ह्या आधी अनेक मोठ्या घटना घडल्या होत्या। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधींची हत्या, राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि दंगल, दिल्लीमध्ये उसळलेली दंगल, दिल्ली पेटली होती। 13 फैमिलियां थी, 13 की 13 वहीं के वहीं उन्होंने दबोच के मार डाली। हमारे बेकसूर लोगों को जिंदों को जलाया। एक हिंदू नहीं मारा गया। गलत है उनको दंगा कहना। एकट्या दिल्लीत केवळ 3 दिवसात जवळपास 3000 शिखांचं शिरकाण झालं होतं। त्यांना घरामधून अक्षरशः खेचून बाहेर काढून जिवंत जाळलं गेलं होतं। त्यांना पकडून त्यांची शिरं धडावेगळी केली गेली होती। अबला, असहाय्य स्त्रिया आणि लहान मुलांच्या आर्त किंकाळ्यांनी दिल्ली भरून गेलेली होती। दिल्लीच्या रस्त्यांवर मृत्यूचं असं थैमान सुरू होतं आणि काँग्रेसच्या नेत्यांवर हा आरोप लावला जात होता की शिखांची कत्तल करत सुटलेल्या, डोळ्यात खून भरलेल्या त्या बेभान झुंडीला या नेत्यांनीच भडकावलेलं होतं, चिथावलेलं होतं। बहुत सारे लोगों को सिखों के खिलाफ एक प्रकार का जहाज छेड़ने का मौका मिल गया। कांग्रेस के छुटभैये नेता और कई बार तो बड़े समर्थ नेता भी उसमें एक तरीके से अपनी स्वीकृति देने लगे। 1 नवंबर को शुरू हुई थी, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। 3 नवंबर को दोपहर के बाद एकदम वॉयलेंस खत्म, जैसे किसी ने स्विच को बंद कर दिया हो। तब इन्होंने जाके आर्मी को इफेक्टिव किया, तब पुलिस इफेक्टिव हुई उसको करने के लिए। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि 72 घंटे इन्होंने दिए थे ये मॉबस्टर्स को, मॉब को, ये सिखों को सबक सिखाने के लिए, और जब वो 3 नवंबर को पूरे हुए तो वो बंद कर दिया गया। काय या दंगलीचं असं काय कारण होतं? कारण असं होतं की 31 ऑक्टोबरला सकाळी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झालेली होती आणि ही हत्या त्यांच्याच 2 शीख बॉडीगार्ड्सनी केलेली होती। इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्ली आणि देशातल्या इतर भागांमध्ये शिखांवर हल्ले केले गेले। इंदिरा गांधींची हत्या हे या हल्ल्यांमागचं कारण होतं। त्याच दिवशी संध्याकाळी पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधींच्या नावाची घोषणा झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी पंतप्रधान राजीव गांधींनी देशाला उद्देशून आपलं पहिलं भाषण केलं। आई राजीव गांधी। ज्या क्षणी राजीव गांधी पंतप्रधान पदाची शपथ घेत होते, त्यावेळी इंदिरा गांधींचं पार्थिव दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स मध्ये होतं। खरं तर जेव्हा इंदिरा गांधींवर गोळ्या झाडल्या गेल्या, त्यावेळी राजीव पश्चिम बंगालमध्ये होते। बातमी मिळताच राजीव आधी कोलकात्यात आले आणि तिथून स्वतः विमान चालवत दिल्लीच्या पालम एअरपोर्टवर उतरले। On the aircraft, we listened to the news, and although they didn't say so, it sort of one felt that there were not many chances of her surviving. राजीव गांधी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटला पोहोचण्याआधीच देशाचा पुढचा पंतप्रधान कोण यावर चर्चा सुरू झाली होती। राजीव गांधींना पंतप्रधान करावं या बाजूने काँग्रेसच्या ज्येष्ठांनी कौल दिला, पण फक्त राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांची नियुक्ती आणि शपथ देण्याचा हक्क असतो। पण राष्ट्रपती ग्यानी झैल परदेशात असल्याने काँग्रेसमधले ज्येष्ठ नेते आणि राजीव गांधींचे नातलग अरुण गांधी यांच्या मतानुसार ग्यानी झैल वाट पाहणं योग्य ठरणार नव्हतं।
अरुण गांधींनी हा प्रस्ताव पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव PC अलेक्झांडर यांच्या समोर ठेवला. मुझे नहीं लगता कि हमें राष्ट्रपति का इंतजार करना चाहिए. उपराष्ट्रपति तुरंत राजीव गांधी को शपथ दिला दें, यही अच्छा होगा. क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों? मैंने सभी सीनियर लीडर से बातचीत कर ली है और वो सभी यही चाहते हैं कि राष्ट्रपति को बुलाने की जरूरत नहीं. और मेरा ख्याल से राजीव जी भी यही चाहेंगे. कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच जाएंगे. हमें इंतजार कर लेना चाहिए. देखिए, जैल सिंह के तेवर पहले से ही राजीव जी के खिलाफ है और हो सकता है जब तक कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी राजीव जी को चुन न ले, जैल सिंह जी उनको शपथ ना लेने दें और हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते. मुझे ऐसा नहीं लगता. देखिए, जैल सिंह जिसको भी कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाएंगे, जाहिर सी बात है वो उनका अपना आदमी होगा और मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी होंगे. अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. उपराष्ट्रपति को तुरंत राजीव जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो राष्ट्रपति को चैलेंज होगा और बहुत बड़ी इंसल्ट भी. आपने अगर ऐसा किया तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण को ही गैरकानूनी बता देंगे. इससे और मुश्किलें बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लीगल पोजीशन पर भी सवाल खड़े होंगे. क्या आप यही चाहते हैं? राजीव गांधींना पंतप्रधान पदाची शपथ उपराष्ट्रपती देऊ शकतील यावर PC अलेक्झांडर आणि अरुण नेहरू यांच्यात खूप वेळ चर्चा झाली. सरतेशेवटी PC अलेक्झांडर यांना याबद्दल राजीव गांधींनाच विचारणं योग्य वाटलं. PC अलेक्झांडर मग ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर असलेल्या खोलीत गेले. ऑपरेशन थिएटरमध्ये इंदिरा गांधींचं पार्थिव होतं आणि बाहेर सोनिया राजीव गांधींशी बोलत होत्या. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? इट इज माई ड्यूटी. मुझे प्रधानमंत्री बनना ही होगा. नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए यस नहीं कहेंगे. वो आपको मार देंगे. दुपारचे 3:30 झाले होते. राजीव सोनियांना समजवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण सोनिया ह्यासाठी तयार नव्हत्या. मुझे प्रधानमंत्री बनना होगा. Yes, it is exactly what happened. I was in a terrible state. I did not want my husband to become Prime Minister, and I was literally begging him not to. And I told him that I didn't want him to do it because they would kill him. He would be killed. And my husband answered, I would be killed in any case. In any case, they will kill me. आपको मार देंगे. सोनिया गांधी आणि राजीव गांधी यांच्यामध्ये चर्चा चालू असताना राजीव गांधींना PC अलेक्झांडर येताना दिसले. राजीव एकट्यानं बोलणी करण्यासाठी PC अलेक्झांडरना शेजारच्या बाथरूम मध्ये घेऊन गेले. सर, अरुण नेहरू और दूसरे सीनियर नेताओं की राय है कि राष्ट्रपति के आने के पहले ही आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ उपराष्ट्रपति जी से दिलवाई जाए. आपको क्या लगता है? वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में ही शपथ दिला सकते हैं और प्रेसिडेंट का विमान इंडियन एयर स्पेस में आ चुका है. किसी भी समय वो दिल्ली उतर सकते हैं. हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. मेरी राय में ये सही नहीं होगा. इससे आपकी शपथ पर भी सवाल खड़े होंगे. मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं. अरुण जी,
अरुण जी, मुझे लगता है पीसी अलेक्जेंडर साहब सही कह रहे हैं। वी शुड वेट फॉर द प्रेसिडेंट। निर्णयाची जबाबदारी आता राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांच्यावर होती. बातमी मिळताच ते दिल्लीला परत आले आणि थेट एम्सला पोहोचले. रस्त्यात त्यांच्या गाडीवर देखील हल्ला झाला. राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंगांनी आपल्या पुस्तकात मेमरीज ऑफ ज्ञानी झैल सिंग मध्ये ह्या सगळ्या घटनांचा उल्लेख केलाय. देश लौटने पर मैंने सीधे अस्पताल जाने का फैसला किया. अस्पताल के रास्ते में मैंने एक दो जगह लोगों को आगजनी करते हुए देखा. कुछ लोग हाथों में जलते हुए बांस लेकर घूम रहे थे. लेकिन मैं आगे होने वाली घटनाओं की कल्पना भी नहीं कर सका. एम्स पहुंचने के बाद मैंने राजीव गांधी से बात की और उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को कहा. I, Rajiv Gandhi, do solemnly 31 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 6 वाजता राष्ट्रपती भवनातल्या अशोक हॉलमध्ये राजीव गांधींनी शपथ घेतली. as a prime minister for the union, except as ह्या शपथेनंतर राजीव गांधींच्या रूपाने भारताला पहिले सर्वात तरुण पंतप्रधान लाभले. discharge of my duties as prime minister. I am honored by the trust placed in me by our party. We have a tremendous task ahead of us. राजीव गांधींच्या खांद्यावर खरोखरच खूप मोठी जबाबदारी होती. एकतर ते देशाचे पंतप्रधान झाले होते आणि दुसरीकडे त्यांची आई आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शिखांच्या विरोधात देशातल्या अनेक भागात दंगली उसळल्या होत्या आणि ह्या हिंसेचा केंद्रबिंदू राजधानी दिल्ली इथे होता. राजीव गांधी या सगळ्या आव्हानांना तयार होते. राष्ट्रपती भवनातला शपथविधी संपताच फोन खणखणू लागला होता. जैसे ही मैं दूरदर्शन पर देश के नाम संदेश देकर लौटा, मेरे पास लोगों के फोन आने लगे. लोग बता रहे थे कि सिखों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है. लोग कह रहे थे कि कोई मदद नहीं कर रहा. तब मैंने राजीव गांधी को फोन किया. इस तरह की हिंसा और गड़बड़ी आपकी सरकार के लिए अच्छा शगुन नहीं है. प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं करेगी तो नई सरकार की बदनामी होगी. मैं तो कह रहा हूं कि आप इसमें दखल दीजिए और पुलिस को सख्ती से काम करने का ऑर्डर दीजिए. मुझे भी इस बात की जानकारी है कि शहर के कुछ हिस्सों में हिंसा हो रही है. रिजर्व पुलिस फोर्स को दंगों को रोकने के आदेश दे दिए गए. प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद भी मेरे पास हिंसा में तबाह हो रहे सिखों के फोन आते रहे. वो शिकायत कर रहे थे कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर हत्या और लूटपाट कर रही है. मैंने उसी रात राजीव गांधी से दोबारा बात की. राजीव जी, दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं. हालात को काबू में रखने के लिए मेरी ये सलाह है कि बिना देरी किए आर्मी को बुला लेना चाहिए. मेरी हालात पर नजर है. अगर पुलिस फोर्स हालात को काबू में नहीं कर पाती तो आर्मी को मदद के लिए बुलाया जाएगा. ठीक है. अचानक दिल्ली शहर शिखांसाठी योग्य जागा नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शिखांना हेरून मारलं जात होतं. 2009 साली काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत बूट फेकून मारून शीख विरोधी हिंसेचं लक्ष वेधून घेणारा पत्रकार जर्नेल सिंगचा हा दावा आहे की 1984 मधली हिंसा हा नियोजनबद्ध कट होता.
ये कोई दंगा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कहानी थी। और जिस नेता ने, सज्जन कुमार, टाइटलर, भगत, धर्मदास शास्त्री ने इसमें अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभाई, उन सबको पुरस्कार दिए गए। सज्जन कुमार सिर्फ एक काउंसलर था, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। राजीव गांधी पंतप्रधान बनून 24 तास होत नाहीत, तोच उसळलेल्या दंगलींची धग त्यांच्या सरकारला जाणवू लागली होती। त्यांना पंतप्रधान करणारे राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांच्या मतानुसार सरकार सारवासारव करत होतं। हैरानी की बात है कि 1 नवंबर की शाम के बाद से ही मेरे पास लोगों के फोन आने जाने बंद हो गए और ना ही मेरा किसी से संपर्क था। अथॉरिटी ने राष्ट्रपति के पास आने जाने वाली फोन लाइंस में ही कुछ हेराफेरी कर दी थी, जिससे कि लोग मुझसे संपर्क ना कर सके। नंतर सेनेला बोलावलं गेलं, पण सेनेला दंगलखोरांवर गोळ्या झाडायच्या ऑर्डर्स दिल्या गेल्या नाहीत। दुसरीकडे आरोप होते की पोलीस दंगलखोरांचीच मदत करत होते। पुलिस के कहने पे मेरे फादर साहब गए कॉम्प्रोमाइज के लिए, और पुलिस ने इंस्पेक्टर कौशिक नाम का बंदा, जिसने माचिस दी, जिससे मेरे फादर साहब को जिंदा जलाया। जब मैं वापस आई हूँ, जब मेरे फादर साहब जल गए, मैं दौड़ के घर की तरफ आई हूँ और मैंने देखा कि मेरी मदर बेहोश पड़ी है और हमारे घर में पुलिस खड़ी है और हमारे घर को आग लगी हुई है। 26 लोगों को ये अरेस्ट किया 2 दिनों में। वहां पे ये 2 दिनों में 1200 सिखों का कत्ल हुआ है, ऑफिशियल फिगर है। और ये 26 के 26 जो अरेस्ट हुए सिख थे। फोटोग्राफर अशोक वाहीने त्या हिंसाचाराचं छायाचित्र आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केलं होतं। मुझे एकदम से खबर मिली कि सारा क्राउड प्लेस जो है जल रहा है। ये देखिए, ये सब ऑफिस और दुकानें जो हैं सरदार लोगों की। ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पे एक सरदार जी स्कूटर चला रहे थे, उसको इसके अंदर जिंदा जला दिया गया। इतने में मेरे को खबर मिली कि नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई है, उसके अंदर लाशें हैं। मैं एकदम से नई दिल्ली स्टेशन का गाड़ी खड़ी है और एक ट्रॉली के ऊपर 3-4 सरदारों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो ट्रॉली को खींच के उनको लेके जा रहे हैं। हिंसाचार 3 दिवस सलग सुरू होता। दिल्ली बरोबर कानपूर आणि बोकारो देखील असंख्य शिखांवर हल्ला केला गेला। देशभरात हजारो शीख मारले गेले। एक हिंदू नहीं मारा गया था, या शायद एक मारा गया क्योंकि उसने कोई वो सिखों को बचाने की कोशिश कर रखी थी। तो ये दंगा नहीं था, ये पूरी तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शब्द है पोग्राम, कत्लेआम। कत्लेआम भी वो शब्द का वो बिल्कुल वो उसका नहीं मायना करता, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की। शीख विरोधी हिंसाचाराला अनेक जणांनी जेनोसाइड म्हणजेच जनसंहार म्हटलं। 3 दिवस चाललेल्या या हिंसाचारामुळेच सुरुवातीलाच राजीव गांधींच्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं। दिल्लीत दंगली शमल्यावर राजीव गांधींनी भाषण दिलं। जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। राजीव गांधींच्या या विधानाचा नेमका काय अर्थ होत होता? त्यांना असं तर म्हणायचं नव्हतं की इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्ली मधल्या गल्ली गल्लीमध्ये शिखांचं जे शिरकाण चाललेलं होतं ते योग्यच होतं, बरोबरच होतं, ते असंच होत असतं। जे दंगेखोर शिखांच्या गळ्यात पेटलेले टायर्स टाकून त्यांना जिवंत जाळत होते, त्या दंगलखोरांना राजीव गांधी नेमकं काय सांगत काय होते की बरोबर आहे, तुम्ही जे करता आहात ते अगदी योग्य आहे, हे असंच होत असतं असं सांगत होते। यानी ये कहकर सिखों के विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश जागृत हुआ था, उसको जैसे उन्होंने न्याय संगत ठहरा दिया। एक बड़े पेड़ के गिरने से जैसे हजारों लोग उसमें मारे गए। स्थान पर सिखों की हत्याएं हुई और बड़ी बुरी तरह से, बड़ी क्रूरतम ढंग से उनकी हत्याएं की गई। दंगल भडकवण्याचा आरोप काँग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांवर लावण्यात आला। यातले काही महत्त्वाचे नेते होते
जगदीश टाइटलर, HKL भगत आणि सज्जन कुमार. या हिंसेच्या तपासासाठी अनेक समित्या आणि कमिशन्स नेमली गेली. पण हिंसेमुळे ज्या शिखांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली होती त्यात काहीही बदल झाला नाही. मात्र मनात इतरांबद्दल द्वेष आणि दुरावा निर्माण झाला. दिल्ली की आप फिगर लो, ऑफिशियल जो फिगर है 2733 ऑफिशियल फिगर है. जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने अपनी लिस्ट बनाई है उनके मुताबिक 4000 लोग दिल्ली में मारे गए. ऑफिशियल फिगर ऑल इंडिया की अभी तक कोई कंपाइल नहीं हुई. मेरे खुद के ससुर जो हिंदुस्तान की फौज के लिए जिन्होंने नौकरी की, उनके 2 बेटे जो जिनमें से एक एस्पायरिंग डॉक्टर थे और एक बिजनेस करने की सोच रहे थे, उन 3 लोगों की हत्या कर दी गई. और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा बेटा कई बार मुझसे पूछता है कि पिताजी, मेरे नाना जो फौज में थे, क्या उनको पाकिस्तानियों ने मारा था? या सगळ्यात राजकारण मात्र सुरूच होतं. इंदिरांची हत्या आणि शिखांविरुद्ध उसळलेला हिंसाचार यानंतर लगेच एका महिन्याने देशात लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झाली होती. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा घेण्याची काँग्रेसला इच्छा होती. म्हणून 1984 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुकांची घोषणा देखील केली गेली. काँग्रेस पक्ष बहुमताने निवडून आला. एकूण 409 जागांवर काँग्रेस निवडून आली होती. आतापर्यंत काँग्रेस पक्षाचा हा सगळ्यात मोठा विजय होता. राजीव गांधींनी परत पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. पण आता सुरुवात वेगळी होती, तर समोर उभी असलेली आव्हानही तितकीच वेगळी होती. राजीव गांधी भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. त्यांना भारताला 21व्या शतकात घेऊन जायचं होतं. त्यांच्या नव्या विचारांविषयी ते खूप काही बोलले. राजकारणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्यासंबंधी बोलले, नव्या तंत्रज्ञानाविषयी बोलले, कम्प्युटर्स विषयी बोलले आणि लोकांनाही ते त्यांचं बोलणं आवडायला लागलं. लोक त्यांना मिस्टर क्लीन म्हणायला लागले. पण भविष्यामध्ये काही वेगळंच लिहून ठेवलेलं होतं. त्यांच्या या नव्या युगाच्या विचारांची जणू काही आता सत्वपरीक्षाच घेतली जाणार होती. म्हणजे प्रसंग आलाच तर राजकारण बाजूला सारून निर्णय घेण्याची धमक ते दाखवू शकणार होते का असा प्रश्न पडतो. या जुन्या प्रथांच्या दलदलीत फसलेल्या राजकारणाला लाथाडून ते नवा मोठा निर्णय घेण्याची हिंमत करू शकणार होते का हाही प्रश्न येतो. राजीव गांधींची ही सत्वपरीक्षा मध्य प्रदेशातल्या इंदूरमध्ये सुरू झाली. मुझे अपने और बच्चों को पालने के लिए पूरा हक चाहिए. शाहबानो, मेहर की रकम हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं. अब और कौन सा हक चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूं. तलाक, तलाक, तलाक. मुझे अपने और बच्चों को पालने के लिए पूरा हक चाहिए. शाहबानो, मेहर की रकम हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं. अब और कौन सा हक चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूं. तलाक, तलाक, तलाक. 62 वर्षांची एक मुस्लिम महिला शाहबानो मोहम्मद अहमद खान. इंदोरचे प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अहमद खान यांनी 43 वर्ष बरोबर राहिल्यानंतर 5 मुलांसहित 1975 साली शाहबानोला घरातून हाकलून दिलं. पण जेव्हा शाहबानोने आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवला तेव्हा वकील मोहम्मद अहमद खानने 6 नोव्हेंबर 1978 ला बेगम शाहबानोला घटस्फोट दिला. तलाक, 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 तलाक. शाहबानोच्या मुलाला तो दिवस आजही आठवतोय. हमारे वाली साहब की 2 बीवियां थी. अक्सर झगड़ा हुआ करता था और ये ज्यादातर वही खर्चे के ऊपर के उनको वो ज्यादा देते थे, हमारी वालिदा को कम देते थे. क्योंकि उस जमाने में उनके पास में काफी पैसा भी था, जायदाद भी थी, पर फिर भी हमारी मदर को मतलब एक हम लोग के काम करने वाली बाई की तरह उनको ट्रीट किया जाता था. घटस्फोटानंतर शाहबानोला मेहरची रक्कम दिली गेली होती. पण त्यांनी आपल्या पतीकडे पोटगी मागितली. पण जेव्हा त्यांच्या पूर्व पतीने ही पोटगी नाकारली
तेव्हा त्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायिक मॅजिस्ट्रेट पासून ते हायकोर्ट सगळ्यांनी निर्णय शहाबानोच्या पक्षात दिला होता. शेवटी हा मामला सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. ये एक मेंटेनेंस का केस था. शाहबानो के हस्बैंड ने चैलेंज किया था लोअर कोर्ट को, जिसने मेंटेनेंस की वर्डिक्ट दी थी कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए क्योंकि उनके पति ने उनको डाइवोर्स किया था. तो वो हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में गए थे. ह्या आधी देखील पोटगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले होते. बाई ताहिरा उर्फ हुसैनचा खटला आणि फजलून बी उर्फ के खादरवाली या दोन्ही खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की फक्त मेहर दिल्यानं मुस्लिम पतीची जबाबदारी संपत नाही. पण उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयानंतर सुद्धा मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोटानंतर लग्नाच्या वेळीच ठरवलेली ही रक्कम म्हणजे मेहर फक्त मिळत होती. घटस्फोटानंतर 3 महिने 10 दिवसांच्या मुदतीनंतरची पोटगी देण्याची पद्धत मुस्लिम समाजात नव्हती. इस्लाम में कोई शख्स किसी औरत को तलाक दे देता है तो उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका महर अदा कर दे, और महर अगर उसने अदा नहीं किया तो महर अदा कर दे. उसके अलावा इद्दत की मुद्दत तक उस पर उसका मेंटेनेंस, जिसको आप नफ़का कहते हैं, वो उस पर वाजिब होता है. इद्दत के बाद उसका मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, इसलिए इद्दत की मुद्दत के बाद का नफ़का उस पर वाजिब नहीं होता. मुस्लिम महिलांना तर न्यायालयासमोर जाऊन भत्ता मागण्याचा देखील अधिकार नव्हता आणि याविरुद्ध हिंदू महिलांना पर्सनल लॉच्या अंतर्गत न्यायालयात जाऊन नवऱ्याचा पगार आणि स्वतःच्या आवश्यकतेनुसार घटस्फोटाच्या परिस्थितीत पोटगी मागण्याचा हक्क होता. ह्या परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने शहाबानोचा खटला सुरुवातीला 2 जजेसच्या बेंचकडे सोपवला. दोन्ही न्यायाधीशांनी हे मान्य केलं की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पण ह्या खटल्याची सुनावणी 5 जजेसच्या बेंचने केली. 23 एप्रिल 1985 चीफ जस्टिस Y.V. चंद्रचूड यांच्या 5 जजेसच्या बेंचने एकमताने आपला निर्णय दिला. कानून और मानवीय आधार पर शाहबानो 500 रुपया हर महीना गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. ये बेंच शाहबानो को मोहम्मद अहमद खान द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कुराणमध्ये मेहर संबंधित लिहिलेले संदर्भ देत असं स्पष्ट केलं की निकाह संपुष्टात आला की फक्त मेहरची रक्कम देणं म्हणजे देखभाल भत्ता देणं असं नव्हे. शिवाय मेहरची रक्कम मिळाल्यानंतर देखील मुस्लिम महिला न्यायालयात पोटगी देखभाल भत्ता मागण्याचा हक्क ठेवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला देखील सल्ला देत सांगितलं की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंमलात आणण्याच्या दिशेने पावलं उचलावीत. ये ऐतिहासिक केस है. इस केस ने भारत की पॉलिटिक्स को बदल दिया था. अगर ये केस ना होता तो शायद अयोध्या में ताला आज भी लगा होता मस्जिद के अंदर, तो टूटती नहीं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे पंतप्रधान राजीव गांधींच्या समोर नवीन आव्हानं उभी होती. अनेक मुस्लिम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचा विरोध केला. अदालत का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है. ये हमारे मजहब में दखल है. हम शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत को मानते हैं, सिर्फ शरीयत को. और अगर इसको हम पर जबरदस्ती थोपा गया तो पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, आंदोलन होंगे. मुसलमानों का ये विरोध सामने आया कि साहब अदालत का ये जो फैसला है ये हस्तक्षेप है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, और हमें हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी हासिल है आर्टिकल 25 और 26 के तहत में और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत में. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फेटाळून लावण्यासाठी घटनेत बदल करण्याची मागणी राजीव गांधी सरकारकडे होऊ लागली होती. विरोध तीव्र होत चालला होता. मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि पारिवारिक बाबतींमध्ये न्यायालयाची दखल ही मुस्लिम अधिकाराशी जोडली जाऊ लागली. त्याचवेळी संसदेत इंडियन मुस्लिम लीगचे जनरल सेक्रेटरी G.M. बनाटवालांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल लोकसभेत मांडलं. ऑनरेबल स्पीकर साहब,
यह फैसला इतिहास में हमारी न्यायिक रवायत का घोर उल्लंघन होगा। अदालतों का काम मजहब की किताबों को समझना समझाना नहीं है, उन्हें इंटरप्रेट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारी शरीयत के खिलाफ है। GM बनाटवालांचं प्रायव्हेट मेंबर बिल पास झालं नाही, पण राजीव गांधी सरकारच्या अडचणी काही कमी झाल्या नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आपला निर्णय सुनावला. मुस्लिम समुदायाच्या काही गटांनी या निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली. राजीव गांधी हे पुढारलेल्या विचारांचे नेते म्हणून ओळखले जात होते, त्यामुळे काहींना असं वाटत होतं की या निर्णयाचा उपयोग ते मुस्लिम महिलांच्या आयुष्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करतील. राजकारणाचे वारे सुद्धा राजीव गांधींना अनुकूल वाहत होते. राजीव गांधींचे अत्यंत निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान संसदेमध्ये बोलायला उभे राहिले. शरीयत में तलाकशुदा बीवी को उनके रख रखाव के खर्च की जिम्मेदारी उनके शौहर को दी गई है. कानून में तब्दीली करके हम उनसे उनका यह हक नहीं छीन सकते. साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदन के बाहर भी एक चर्चा का विषय है. इस मुद्दे पर मुसलमानों में मजहबी सोच को भड़काना गलत होगा. हमें सोचना चाहिए कि सियासत के चलते मुसलमानों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है. गृहराज्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान सरकारच्या वतीने बोलत होते. यावरून स्पष्ट झालं होतं की पंतप्रधान राजीव गांधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं समर्थन करत होते. मैंने उनसे कहा कि ये आंदोलन ज्यादा व्यापक रूप न ले, इसलिए हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. मुझे आज भी याद है माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा. और मुझसे कहा कि इनके खिलाफ एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फेवर में एक पूरा अभियान चलाना चाहिए. पण पंतप्रधान राजीव गांधी खूप दिवस विरोध सहन करू शकले नाहीत. याचे संकेत मिळाले होते. ये मुद्दा काफी गंभीर हो गया है. मुस्लिम नेता इस बात को लेकर बहुत नाराज है. काफी गुस्सा है उनके अंदर. काफी मुश्किल समय चल रहा है सर, लेकिन मेरा मानना है आप मुस्लिम युवाओं के सच्चे नेता हैं. आप कुछ भी करें, लेकिन आपको यंग लीडर की इमेज के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए. मेरा ऐसा मानना है सर. प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिशियन. आय एम ऑल्सो अ पॉलिटिशियन. मी एक राजकारणी सुद्धा आहे. राजीव गांधी हे जाणून होते की मुस्लिम संघटना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आणि सरकारवर सुद्धा नाराज आहे. पण मग काय राजीव गांधी त्यांची नव्या युगाच्या विचारांचा नेता ही तयार झालेली प्रतिमा स्वतःच्या हातानेच तोडायला निघाले होते. लवकरच राजीव गांधी सरकारने फेब्रुवारी 1986 साली एक बिल सादर केलं, ज्याचं नाव होतं मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स ऍक्ट 1986. या कायद्यानुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना घटस्फोटानंतर 3 महिन्यांपर्यंत मेहर आणि देखभाल भत्ता मिळू शकत होता. त्यामुळे पोटगीसाठी न्यायालयात जाण्याचा मुस्लिम महिलांचा अधिकार देखील संपुष्टात आला. कि अगर अदालतें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते वक्त में उसके से आगे जाती है या किसी धर्म का इंटरप्रिटेशन करते वक्त आगे जाती है, तो उसको कानून के जरिए से ही बदला जा सकता है और वो काम पार्लियामेंट ही कर सकती है. इसलिए पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री से लोगों ने रुजू किया. प्रधानमंत्री ने जब मुसलमानों का जो मौक़िफ़ सामने आया उसको सही समझा. जाहिर बात है कि पार्लियामेंट कानून बनाने की मजाज थी, और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, यानी जो मुस्लिम विमेंस के लिए जो
डाइवर्सिटीज विमेंस एक्ट बनाया है, वो डाइवर्सिटीज विमेन एक्ट मुस्लिम औरत यानी मुतलका औरत को उससे ज्यादा हक देता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राजीव गांधींनी आपला मार्ग बदलला होता हे स्पष्ट झालं होतं। कट्टरपंथीय मुस्लिमांसमोर ते झुकले होते, पण 25 फेब्रुवारी 1986 साली लोकसभेत या बिलावर चर्चा झाली। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 44 के खिलाफ है, जिसमें हमने वर्षों पहले यह घोषित किया था कि हम देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लोकसभेनंतर हे बिल राज्यसभेत चर्चेसाठी सादर केलं गेलं। 8 मे 1986 साली राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली। इथेही त्या विधेयकाला तीव्र विरोध झाला। ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं को भेड़ियों का निवाला बना देगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल देश विरोधी है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और कट्टरपंथियों के आगे शर्मनाक समर्पण है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के साथ विश्वासघात करता है। राजीव गांधींना विरोध होत होता, पण त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं होतं। एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांवर उदार झाल्याचा आरोप देखील त्यांच्यावर लावण्यात आला। राजीव यांच्या जवळ मानले जाणारे आणि युनियन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान यांनीही राजीवची साथ सोडली। राजीव गांधींच्या निर्णयाचा ते विरोध करत होते। लगभग 1 घंटा और 5 मिनट की तकरीर करी थी। अब मैं उस सरकार का मंत्री होते हुए मैंने वो भाषण दिया था, सरकार की तरफ से मैं बोला था। सरकार उस पर अपनी सरकार ने यू टर्न ले लिया। नाराजगी की बात नहीं है, नैतिकता मुझसे मांग करती थी कि अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। 1985 के विंटर में बाई इलेक्शंस हुए थे नॉर्थ इंडिया में, जहां कांग्रेस बुरी तरह पिट गई थी। उससे एक बहुत बड़ा असर हुआ था राजीव गांधी की थिंकिंग पे, मुझे लगता है, क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट उनको लगा उनको छोड़ के जा रहा है। सरतेशेवटी मे 1986 साली मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डायवोर्स ऍक्ट पास झाला। याबरोबर शहाबानो खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं महत्त्व कमी झालं। शहाबानो खटल्यासंदर्भात वादविवाद सुरू होते आणि त्याचवेळी देशाच्या राजकारणात वेगळ्याच घडामोडी सुरू झाल्या होत्या। अयोध्येतल्या राम मंदिरावरून राजकारण सुरू झालं होतं आणि त्याच्या केंद्रस्थानी परत एकदा राजीव गांधी होते। 30 जानेवारी 1986 तारखेकडे नीट लक्ष द्या। 30 जानेवारी 1986, कारण या दिवशी जे काही झालं घडलं त्याचा परिणाम आजही भारताच्या राजकारणावर खोलवर जाणवतोय। 30 जानेवारी 1986 फैजाबाद, उमेशचंद्र पांडे यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केलं की मंदिराचे दरवाजे उघडले जावेत, लावलेली कुलप काढली जावी। त्यानंतर केवळ 2 दिवसात, अक्षरशः 2 दिवसामध्ये न्यायाधीश एम पांडे यांनी निर्णय दिला की कुलप काढली जावीत आणि हिंदूंना मंदिरात जाऊन पूजा करण्याची परवानगीही देण्यात यावी। दुपारी हा निर्णय सुनावला गेला आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी प्रशासनाने दरवाजे उघडले सुद्धा। 1949 पासून ह्या वादावर न्यायालयात खटला सुरू होता, पण 1986 साली जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयामुळे आणि प्रशासनाने त्या निर्णयाच्या केलेल्या अंमलबजावणीमुळे परत एकदा राम मंदिराच्या राजकारणाला दिशा फुटली। खरं तर जिल्हा प्रशासनाने डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचा निर्णय 40 मिनिटात लागू केला। निर्णयाच्या विरोधात असलेल्यांना न्यायालयात अपील करण्याचा वेळ देखील मिळाला नव्हता। इतकंच नाही तर त्या वादग्रस्त वास्तूचं कुलूप उघडताना घटनास्थळी दूरदर्शनची कॅमेरा टीम तिकडे उपस्थित होती। त्या घटनेचं दूरदर्शनवर प्रसारण केलं गेलं। ये फैसला हो गया कि ताला खोला जाएगा, तो वहां पर अयोध्या में वहां लोगों को कहा गया कि ये ताला खुलने वाला है और दिल्ली से दूरदर्शन की एक टीम भेजी गई और ये कहा गया कि ये ओबी वैन से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे, ताला खुलता हुआ दिखाया जाएगा पूरे भारत में कि ताला खुल गया और यहाँ पर अब राम मंदिर में पूजा शुरू हो जाएगी। अयोध्येच्या राम मंदिराचे बंद दरवाजे उघडण्यात येत असताना पंतप्रधान राजीव गांधी मालदीवच्या दौऱ्यावर गेले होते। हेलो,
सर, अयोध्या में ताला खोल दिया गया है। ठीक है। जिस वक्त वो ताला खुला उस वक्त ये लगभग तय था कि वीर बहादुर जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त होगा। लेकिन केंद्र में कुछ ऐसे नेता थे, एक जो अभी आज के दिन दिवंगत है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ये उनकी सोच थी कि अगर राम मंदिर का ताला इनके कार्यकाल में हम खुलवा देंगे तो उनको बदलना मुश्किल हो जाएगा। ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स थी जिसके विक्टिम नंबर 1 राजीव गांधी हुए। ह्या घटनेमुळे मात्र हिंदू मुस्लिम समाजात येणाऱ्या काही वर्षांसाठी तणाव निर्माण झाला होता। दार उघडताच लगेच अनेक प्रश्न विचारले गेले। त्यात मुख्यतः असा सवाल केला गेला की 2 दिवसात जिल्हा न्यायालयाने टाळं उघडण्याचे आदेश कसे काय दिले? राजीव गांधी सरकार ह्या मुद्द्यावर गप्प का होतं? ये जो हुआ था ये बहुत बड़े पैमाने पे माना जाता था कि इसके पीछे सरकार का हाथ है और इसके पीछे जो कहा जाता था कि अरुण नेहरू जो कि सरकार में थे उस समय, राजीव गांधी के कजन थे, उन्होंने एडवाइस किया था और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उस समय वीर बहादुर सिंह, उनका भी एडवाइस था राजीव को कि अगर आप ये ताले खोल दें मंदिर के, खुलवा दें, तो हिंदू समुदाय भी खुश हो जाएगा, मुसलमान समुदाय भी खुश हो गया मुस्लिम वुमेन बिल को लेके। तो ताला खोलने को मैं एक ब्लंडर मानता हूं। अगर वो ब्लंडर नहीं किया जाता तो देश ने उसके बाद जो परिणाम हुए हैं और देश में जिस तरह दो समुदाय के बीच मामला खराब हुए, दो समुदाय के दरमियान दीवार खड़ी की गई, नफरत पैदा की गई, फिर नफरत के बुनियाद पे वोट बैंक बनाए गए, नफरत के बुनियाद पे जो है फिर बाबरी मस्जिद मामला बढ़ते बाबरी मस्जिद के शहादत तक पहुंचा। उसको शहीद कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद फिर जो कम्युनल राइट्स हुए पूरे देश में वो आपके सामने है। हमारा ख्याल ये है कि एक गलत कदम ने बहुत सारे गलत कदम उठाने के लिए जवाब फराहम कर दिया। शहाबानो निर्णय पलटल्यावर मुस्लिमांना खुश करण्याचा आरोप राजीव गांधींवर लावण्यात आला। या आरोपांमुळे सरकार घाबरलं आणि शहाबानो निर्णय पलटणारं विधेयक मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स ऍक्ट पास होण्याआधीच मंदिराचं कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला। सलाहकारों ने फिर ये मशवरा दिया कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मांग कर रहा था, हमने उसको उनकी बात को मान लिया, लेकिन दूसरों में नाराजगी पैदा हो गई। अब दूसरों का ध्यान हटाने के लिए वीएचपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले एक यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो हम फला तारीख से यात्रा कर रहे हैं। तो कहा कि उनका इससे ध्यान हटाने के लिए ताला खुलवा दिया जाए। प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंच पर्यंत पोहोचलं। 13 फेब्रुवारी 1986 साली उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त इमारत आणि परिसरात कुठलेही बदल न करता वादग्रस्त स्थळ जसं आहे तसंच ठेवण्याचे आदेश दिले। ह्याच काळात बाबरी मस्जिद ऍक्शन समितीची स्थापना केली गेली। पेशाने वकील असलेले जफरयाब जिलानी याचे अध्यक्ष बनले आणि ह्याच अधिकाराने जिलानी यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। देखिए मुख्यमंत्री जी, हम ताला खोले जाने का विरोध करते हैं। ये सरासर गलत है, ये हमारी भावनाओं के खिलाफ है। इससे हालात बिगड़ भी सकते हैं जनाब। देखिए जिलानी साहब, मैं इन बातों से बिल्कुल अनजान हूं। मेरा और राज्य सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है वो कुछ दूसरे बड़े नेताओं के इशारे पर हुआ है। तुष्टीकरण तो था ही दोनों कम्युनिटीज का, दोनों कम्युनिटीज को अपीज करना और किसी को प्लीज नहीं कर पाना, ये एक अनुभव की कमी मैं मानती हूं। तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते वीर बहादुर सिंग। त्यांनी दरवाजे उघडण्याच्या या प्रकारामध्ये राज्य सरकारचा हात असल्याचं पूर्णपणे नाकारलं। पण मग हा इतका महत्वाचा निर्णय घेतला कोणी? वास्तविक 1984 पासूनच विश्व हिंदू परिषदेचं
मंदिराचे दरवाजे उघडण्यासाठी अयोध्येमध्ये जोरदार आंदोलन सुरू होते. पण मग या आंदोलनातली हवाच काढून घेण्यासाठी काँग्रेस सरकारनेच हा निर्णय घेतला होता का? यूपीचे मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांनी या सगळ्यातून आपले हात झटकले, पण मंदिर मशिदीच्या राजकारणातून मात्र ते राज्याला वाचवू शकले नाहीत. बंद कुलूप उघडल्याने अतिउत्साहित कट्टर हिंदूवादी संघटनांनी मंदिर निर्मितीचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. नव्या युगाचे पुढारलेल्या विचारांचे पंतप्रधान राजीव गांधी, ज्यांना राजकारणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवायचा होता, पण मग हेच राजीव गांधी आता धर्माचं राजकारण खेळत होते का? आणि जर तसं नव्हतं तर मग त्यांनी हे पाऊल का उचललं? फक्त राजकारण म्हणून? आणि मग जर तसं असेल तर त्याचे परिणाम